हेलो एंड वेलकम टू जुरिस एकेडमिया। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्ट इन इशू को। एविडेंस फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का दिया जा सकता है। फैक्ट इन इशू हमने डिटेल्ड वे में देख लिया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम रेलेवेंट फैक्ट को देखेंगे। ओके, सो रेलेवेंट फैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(k) में। सेक्शन 2(1)(k) में रेलेवेंट फैक्ट डिफाइंड है। ये क्या कहता है? फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम related to relevancy of facts। relevancy of facts से related जो भी provision section 4 to 50 में दिए हुए हैं, इससे related जो भी चीज़ें हैं वो relevant होंगी। ओके, relevant facts प्रोवाइडेड है अलग अलग सेक्शंस में। जितनी भी चीज़ें इस एक्ट में दी हुई हैं, रेलिवेंट बताई हैं, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड बताई गई हैं, उन्हीं को हम रेलिवेंट मानेंगे। एंड ऑफ नो उसके अलावा कोई और चीज़ रेलिवेंट नहीं मानेंगे। ओके, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का हम एविडेंस दे सकते हैं। फैक्ट इन इशू हम लास्ट क्लास में समझ लिए थे। जो भी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, किसी भी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है, उसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। फैक्ट इन इशू को मैंने सिंप्लीफाई करके ये भी आपको बता दिया था कि जो बेसिकली प्रोविजंस के एसेंशियल्स होते हैं, जो ऑफेंसेस के एसेंशियल्स होते हैं, वही फैक्ट इन इशू होते हैं। ओके, फैक्ट इन इशू, इशू ऑफ फैक्ट, मैटर इन इशू, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। फैक्ट इन इशू जो इंडियन एविडेंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको अभी फिर से बता दिया कि जो एसेंशियल्स होते हैं किसी भी ऑफेंस के, वही होते हैं फैक्ट इन इशू। जैसे मान लीजिए अगर मर्डर होता है तो मर्डर में फैक्ट इन इशू क्या होगा? मर्डर का क्या एसेंशियल है? लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था सेक्शन 101 मर्डर का जो भी एसेंशियल था, जो भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है, मैंने उस वीडियो में गलती से भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोल दिया था, लेकिन वो भारतीय न्याय संहिता होगा। वो एक चीज़ है जो अंडरस्टैंडेबल है। ओके, भारतीय न्याय संहिता में जो मर्डर का डेफिनेशन है, उस जो मर्डर ऑफेंस डिफाइन किया गया है, उसमें एसेंशियल्स दिए हुए हैं। जैसे आप अगर मर्डर करना है तो देयर शुड बी एन इंटेंशन, देयर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड समवन शुड हैव कॉज डेथ ऑफ अनदर, देयर शुड बी एन इंटेंशन ऑफ किलिंग। ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें एसेंशियल्स दिए हुए हैं। फिर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। जो एसेंशियल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, जो भी चीज़ें प्रोविज़न में प्रोवाइडेड हैं, वो फैक्ट इन इशू होता है। जैसे ए मर्डर्ड बी, इसमें क्या फैक्ट इन इशू होगा? इसमें फैक्ट इन इशू होगा दैट ए किल्ड बी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ओके, ये हो जाएगा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू ये भी हो सकता है कि एक ए किल्ड बी अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ओके, ए इज़ अ चाइल्ड ऑफ age 7 year and below, these also would be fact in issue। relevant fact क्या होगा? relevant fact leads us to fact in issue। okay, relevant fact होते क्या क्या है, क्या चीज़ें relevant होती हैं, वो हमारे BSA में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। कहाँ प्रोवाइडेड है? रेलिवेंसी ऑफ एविडेंसेस, जो कि सेक्शन 4 से 50 में दिया हुआ है। ओके, इतना आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू मैं बता दिया। रेलिवेंट फैक्ट वो फैक्ट्स होते हैं जो 4 से 50 के बीच में डिफाइंड है, 4 से 50 के बीच में दिए हुए हैं। और रेलिवेंट फैक्ट हमेशा लीड्स अस टू फैक्ट इन इशू। ओके, रेलिवेंट फैक्ट ही आगे चल के अभी हम समझेंगे। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं उनको रेलिवेंट फैक्ट ही कहते हैं, क्योंकि कभी भी फैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में कोई चीज़ नहीं होता। एक मेन फैक्ट अगर है, अगर फैक्ट इन इशू है, वो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं रहेगा, उससे सराउंडेड बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। जैसे मान के चलिए अगर हम कहते हैं ए मर्डर्ड बी, उससे सराउंडिंग फैक्ट क्या है कि एक दिन पहले उन लोगों का कोई झगड़ा हुआ था, कोई क्वेरल हुआ था, जिसमें ए ने बी को बोला था मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये क्या हो गया? ये रेलिवेंट फैक्ट हो गया। ये रेलिवेंट फैक्ट कैसे होगा? ये मोटिव शो करता है या प्रीवियस कंडक्ट शो करता है उस इंसिडेंट का, उस मर्डर के इंसिडेंट का। मर्डर वाला जो भी पार्ट है, मर्डर के जो भी एसेंशियल्स हैं, फैक्ट इन इशू होगा। बट उस फैक्ट इन इशू तक लीड क्या करता है कि उन दोनों के बीच में क्वेरल हुआ था और ए ने बी से कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दिस
gives us the motive. So ऐसे करके we must be very much clear about it. Okay, so जैसे मान के चलिए मर्डर है तो फैक्ट इन इशू ए किल्ड बी, ए हैज़ इंटेंशन टू किल बी। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या हो सकता है? सो क्राइम साइट अगर कुशीनगर में था और 1:50 PM पे मर्डर हुआ था, दिस इज़ फैक्ट वन। और एक फैक्ट ये शो किया जाता है कि एट 2 PM ए वॉज अटेंडिंग हिज क्लास इन दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। सो ये कैसे पॉसिबल? दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सो दिस इज रेलिवेंट अंडर प्ली ऑफ एलिबाई अंडर सेक्शन 9। ये हम डिटेल में तब देखेंगे। सो ये फैक्ट इन इशू हो जाएगा बिकॉज एक दो प्लेस पे एक टाइम पे एक लोग नहीं रह सकते हैं। सो कुशीनगर में मर्डर करके 10 मिनट में क्लास अटेंड करने वो नहीं आ सकता। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस इज रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ BSA। ओके, सो एक दिन पहले उन दोनों के बीच में क्वेरल हुआ था, इसने थ्रेटन किया था, दिस प्रीवियस कंडक्ट या मोटिव शो करता है, तो सेक्शन 6 पैरा 2 में ये रेलिवेंट होगा। सो मार्क्स अगर कोई हैं ग्राउंड पे, जो स्ट्रगल के मार्क्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये शो करता है, ये रेलिवेंट होता है सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये इफेक्ट शो करता है बेसिकली। सो ऑकेजन, कॉज और इफेक्ट अगर किसी भी ऑफेंस का शो होता है तो वो रेलिवेंट फैक्ट होता है। वो रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें ये समझनी है, वो फैक्ट जो मैं अभी बता रहा था, फैक्ट का भी आइसोलेशन में नहीं होता, ये सराउंडेड होता है अदर फैक्ट्स के जो कि हैपन होते हैं या तो उससे पहले या तो उस टाइम पे या आफ्टर द मेन फैक्ट। एक मेन फैक्ट है, उससे पहले अगर कुछ चीज़ें, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था एक दिन पहले क्वेरल हुआ, उसने थ्रेटन किया, सो ये प्रीवियस कंडक्ट है। सो ये सराउंडिंग फैक्ट्स हो जाता है। सो जो पहले हुआ एट द टाइम, उस टाइम पे कुछ हुआ जो कॉज इफेक्ट या उस साइट पे जो भी उन दोनों के दो पर्सन्स के बीच में जो भी स्ट्रगल हुआ, जो भी लड़ाई हुई। आफ्टर द मेन फैक्ट ऑल्सो होता है जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आता है कि हाँ मारने के बाद भागा, कुछ बोला, ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं रीच करने में फैक्ट इन इशू पे। सो कभी भी फैक्ट इन आइसोलेशन नहीं होता है, इट इज़ सराउंडेड बाई अदर फैक्ट्स। और अदर फैक्ट्स जो हैं वो या तो मेन फैक्ट से पहले हुए हों, उस टाइम पे हुए हैं, और उसके बाद भी हो सकते हैं। ओके, अब अदर फैक्ट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? या तो बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। बैकग्राउंड कैसे? मोटिव देखो, क्वेरल से मोटिव मिल सकता है, थ्रेटनिंग से मोटिव मिल सकता है। लॉजिकल कनेक्शन, उसमें लॉजिकल कनेक्शन होता है। सो कोई भी इफेक्ट है, कॉज है, प्रीवियस कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, उसमें वो लॉजिकली कनेक्टेड होता है क्या? फैक्ट इन इशू या मेन फैक्ट से। ओके, सजेस्टिव ऑफ हैपनिंग ऑफ फैक्ट इन इशू भी होता है एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शो करता है कि फैक्ट इन इशू हैपन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो जो सराउंडिंग फैक्ट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी इशारा करते हैं कि इस चीज़ को भी सजेस्ट करते हैं कि फैक्ट इन इशू हैपन हुआ है रियल में या नहीं हुआ है। ओके, सो लॉजिकल कनेक्शन जो होता है वो लॉजिकल कनेक्शन जो होता है वही लॉजिकल रेलिवेंसी होता है। ओके, सो लॉजिकल कनेक्शन को ही लॉजिकल रेलिवेंसी बोलते हैं, और सारे लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट्स लीगली रेलिवेंट होते हैं अंडर सेक्शन 4 to 50। सो 4 to 50 इज सो मच कॉम्प्रिहेंसली मेड कि सारे लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट्स को उसमें कंसिडर कर लिया। सो ऑल लॉजिकल फैक्ट्स आर रेलिवेंट, ऑल लीगली रेलिवेंट फैक्ट्स आर लॉजिकली रेलिवेंट। ओके, सो रूल ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला आपसे ये चीज़ कि रेलिवेंट फैक्ट इज ऑल्सो नोन एज circumstantial evidence. Okay, so the relevant facts are also called circumstantial evidence, and all relevant facts together suggest whether the said fact in issue was committed by the accused defendant or not. Okay, so next thing is the rule of circumstantial evidence. So the main rule of circumstantial evidence is that all the proved relevant facts should be put together। सारे रेलिवेंट फैक्ट्स को हम एक साथ रखेंगे, एंड इट शैल बी सीन वेदर द चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सो इफ दिस इज द चेन, दिस विल नॉट ब्रेक एट एनी मोमेंट। ओके, सो द चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सो द चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस should run in a straight line. Okay, should run in a straight line.
सो चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज कंप्लीट, सो उसको कंप्लीट होना जरूरी है, एंड नॉट and whether the so it should be complete, and whether the one and only inference is coming out of it. Okay, so चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंप्लीट है और इन्फ्रेंस गिल्ट से रिलेटेड ही निकल रहा है. ओके, सो एक ही इन्फ्रेंस निकल रहा है सर्कमस्टांशियल एविडेंस का, वो है क्या, गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. इफ यस जो गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड की तरफ अगर इशारा करता है, then the accused shall be convicted. But if there is a slightest possibility that accused may not have committed the offense, then the accused shall be acquitted. So मैंने जो आपको लास्ट क्लास में आपको फर्स्ट क्लास में जो आपको चीज़ें बताई थी कि क्रिमिनल लॉ में कभी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें प्रूव करना रहता है केसेस को. सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब प्रूव करेंगे, सो वही कहने का मतलब यहाँ भी हुआ कि तो चेन ऑफ एविडेंसेस हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, उन सारे चीज़ों को कहीं भी ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, उस चेन को कहीं भी टूटना नहीं चाहिए. सो ब्रेकआउट नहीं होता है, वो चेन कंटिन्यूअस रहता है. सो उस केस में एक इन्फ्रेंस निकल के आता है कि हाँ अक्यूज्ड गिल्टी है. अगर वो चेन कहीं भी ब्रेक होता है, सो इन दैट केस द अक्यूज्ड इज एक्विटेड, द बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू अक्यूज्ड. So and it is called that the case is not proved beyond reasonable doubt because a doubt exists कि हाँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस का चेन नहीं कंप्लीट है, तो उस जगह पे फिट होने के लिए एविडेंस जो जो जहाँ पे ब्रेकेज होता है उस जगह पे फिट होने के लिए एविडेंस नहीं अवेलेबल है. सो वो डाउट क्रिएट करता है और बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिल जाता है. सो दैट केस इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ओके, सो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का ये रूल है. ओके, द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द सेक्शन 168 का जो प्रोवाइजो दिया हुआ है कि जजमेंट शैल बी बेस्ड अपॉन लीगली रेलिवेंट फैक्ट एंड ड्यूली प्रूफ. सो लीगली रेलिवेंट फैक्ट कहाँ प्रोवाइडेड है, सेक्शन 4 टू सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो सबसे पहले लीगली रेलिवेंट फैक्ट के बेसिस पे जजमेंट देना है और वो लीगली रेलिवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड होने चाहिए. Okay, so the judgment must be based upon legally relevant fact and duly proved. Okay, now the next section which is important is section 141 clause 1 of BSA. so section 141 क्या डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर करता है कि जब भी पार्टी प्रपोज करता है टू प्रूव सर्टेन एविडेंस, कोर्ट ये पूछ सकता है उससे कि ये कैसे, ये जो फैक्ट आप प्रूव कर रहे हो ये कैसे रेलिवेंट है, एंड द कोर्ट विल अलाउ द एविडेंस ओनली इफ द सेट फैक्ट इज रेलिवेंट फैक्ट एंड नॉट अदरवाइज. दस सेक्शन 141 क्लॉज 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये कहता है कि एविडेंस विल नॉट बी अलाउड ऑन इरेलीवेंट फैक्ट. सो जो अब हम एक समरी में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए कि सेक्शन 3 सेक्शन 141 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 168 का प्रोवाइजो 1. ओके, इन तीन चीज़ों को जब हम एक साथ लेते हैं तो क्या निकल के आता है, वो ये है. सो सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लियरली प्रोवाइड करता है कि एविडेंस में बी गिवन in any suit and proceeding of the existence or non-existence of fact in issue or relevant fact. So fact in issue और relevant fact का दे सकते हैं और किसी चीज़ का नहीं दे सकते हैं. Thus evidence cannot be given of the fact which is irrelevant. सेक्शन 168 का प्रोवाइजो 1 हमें क्या बताता है, ये क्लियरली ये बताता है कि कोर्ट कभी भी जजमेंट देगा वो बेस्ड ऑन रेलिवेंट फैक्ट होगा जो कि ड्यूली प्रूव्ड होंगे. दस ये इम्प्लिसिट है सेक्शन 168 के प्रोवाइजो में कि कोर्ट विल नॉट अलाउ एविडेंस बाय अ पार्टी ऑन इररेलेवेंट फैक्ट. ओके, ऑल्सो सो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है 168 में कि इररेलेवेंट फैक्ट्स पे जजमेंट नहीं देना है, लेकिन कोर्ट itself can ask questions on 168 on irrelevant facts. सो कोर्ट को अगर कुछ चीज़ें रेलिवेंट, कुछ चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन से भी पूछ सकता है जो कि इररेलेवेंट हो, लेकिन कोर्ट पूछ सकता है, बट पार्टीज़ कैन नॉट गिव इट. ओके, कोर्ट उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है बट पार्टीज़ उससे रिलेटेड एविडेंसेस नहीं दे सकती और उसके बेसिस पे जजमेंट नहीं हो सकता है. सो इसमें कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इसमें बस आप इतना समझिए
कि कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन इन आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। यू कैन नॉट स्टॉप कोर्ट्स फ्रॉम कि आप चार सेक्शन 4 से 50 के बीच में ही जो रेलेवेंसी दी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, उससे बाहर क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज कोर्ट का इसमें डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट कैन आस्क इट। ओके, नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट सबसे पहले तो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड ही एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी जजमेंट होगा वो बेस्ड ऑन रेलिवेंट फैक्ट होगा, ड्यूली प्रूव्ड। और तीसरी चीज़ ये होता है कि कोर्ट कभी भी एविडेंस दिया जा अगर देता है कोई भी पार्टी तो कोर्ट उससे पूछ सकता है ये कैसे रेलिवेंट है, और अगर वो इररेलेवेंट होता है तो कोर्ट उससे रिलेटेड अलाउ नहीं करेगा एविडेंस देने के लिए। ये सेक्शन 141 क्लॉज 1 में प्रोवाइडेड है। सो ये आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, so an evidence will be admissible only if it is upon a fact which is either a relevant fact or it is the fact in issue, or and a fact will be admissible in passing the judgment only if it is relevant and it is duly proved by the parties. Okay, so ये एकदम क्लियर रहना चाहिए आपके दिमाग में ये 3 सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हमने जो भी कुछ पढ़ा है अभी तक उसको एक केस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू CBI। टू 2010 SC। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो अक्यूज्ड होता है, ध्यान से सुनने का फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। जो अक्यूज्ड होता है वो CLC 1994 का पास आउट होता है, वो ILI से 1996 में LLM करता है, लेकिन अक्यूज्ड पास आउट होने के बाद भी CLC जाता रहता है और ट्राई टू बी फ्रेंड विद द विक्टिम। विक्टिम डिड नॉट लाइक इट, येट द अक्यूज्ड यूज्ड टू स्टॉक करता था वो विक्टिम को। सी इवन फाइल्ड पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड and a police officer was appointed for her. Okay, दिस जो पुलिस कंप्लेंट थी वो अक्यूज्ड को गुस्सा दिला देती है और वो विक्टिम के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल करता है कि विक्टिम साइमल्टेनियसली 2 रेगुलर कोर्सेज कर रही है, एक MCOM का और एक LLB का। ओके, सो ऐसे ऐसे करके दोनों के बीच में जो एनिमोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सो एक दिन क्या होता है, विक्टिम CLC जाती है और उसके पेरेंट्स CLC ड्रॉप करते हैं, और जो पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड रहता है वो भी CLC पे उनसे मिलता है। ओके, नाउ क्या होता है, अक्यूज्ड को भी उस दिन देखा जाता है जो हेलमेट पहना होता है, और उस हेलमेट पे वाइज़र भी रहता है उस वक्त पे। ओके, सो दोपहर में अराउंड 12:05 पे वो अक्यूज क्या होता, सो विक्टिम 30 हज़ारी कोर्ट जहाँ की उसके पेरेंट्स काम करते हैं वहाँ के लिए जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को कुछ काम रहता है तो वो लोग बोल देते हैं कि आप घर जाओ और हम काम करके ही आएंगे। तो वो घर पहुँच जाती है एट अराउंड 1 PM। ओके, 1 PM पे घर पहुँच जाती है। 1 PM सी 1 PM पे लगभग घर पहुँच जाती है। ओके, और और फिर वो PSO को, जो भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड रहता है, उसको कह देती है कि मैं सोने जा रहा हूँ, आप बाद में अब आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और हाउस हेल्प जो उनका रहता है वो हाउस हेल्प डॉग को टहलाने ले गया रहता है। सो एट अराउंड 4:50 PM OP सिंह नाम के एक पर्सन रहते हैं, वो अक्यूज्ड को देखते हैं विक्टिम के घर के पास, और अराउंड 5:30 PM पे सिक्योरिटी वाला जो होता है वो कॉलोनी को छोड़ते हुए 5:30 PM पे देखता है अक्यूज्ड को। ओके, अब होता क्या, अराउंड 5:30 PM जो कांस्टेबल और पुलिस ऑफिसर रहता है वो वापस आते हैं विक्टिम के घर पे, दरवाज़ा नॉक करते हैं, नहीं खुलता है, पीछे के डोर से एंटर करते हैं। जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं वो जो विक्टिम है वो लाई डाउन कर रही है नीचे ब्लड के साथ, और
वहाँ पे कुछ वाइज़र के ब्रोकन पीसेस, हेलमेट के वाइज़र के ब्रोकन पीसेस मिलते हैं। पुलिस को फिर बुलाया जाता है, सब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं 7:30 पे। उसकी मदर सस्पेक्ट करती है कि संतोष सिंह ही एक्यूज्ड है, और उसके बाद उसी रात में अक्यूज्ड को पकड़ लिया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है, उसके अंडर गारमेंट्स, डीएनए, हर चीज़ का सैंपल लिया जाता है। फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि दैट विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो। ओके। और कोई इंजरी नहीं पाई जाती है प्राइवेट पार्ट्स में, बट सी वाज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो। ओके। वेरियस एविडेंसेस लाइक इंजरीज जो हैं, डीएनए रिपोर्ट जो है वो सब पॉजिटिव आता है। हेलमेट भी सीज़ किया जाता है अक्यूज्ड के पास से, जिसमें वाइज़र नहीं रहता है, और हेलमेट में सेवरल पंच मार्क्स रहते हैं। अक्यूज्ड को भी थोड़ी बहुत चोट लगी रहती है, उसके राइट हैंड में स्वेलिंग रहती है, और जब उससे पूछा जाता है कि ये इंजरी कैसे लगी उसके हाथ में, और हेलमेट पे ये मार्क कैसे है, आपका वाइज़र कहाँ है, वो बोलता है कि वो उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। ओके। और एक्सीडेंट कब हुआ था, वो एक्सीडेंट कुछ दिन पहले का बताता है, लेकिन जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो उसको पता चलता है कि इसको जो इंजरीज लगी हैं वो 36 घंटे के भीतर की ही लगी हुई हैं। ओके। और एक चीज़ और है, वो बोलता है कि वो जो भी हेलमेट में से वाइज़र वगैरह गए वो एक्सीडेंट की वजह से है, लेकिन मैंने अब स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसका वाइज़र मॉर्निंग में देखा जाता है, उसको हेलमेट के साथ देखा जाता है, और हेलमेट में उस टाइम वाइज़र रहता है। ओके। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जब 5:30 पे मैं बता रहा था कि अक्यूज़्ड को देखा जाता था कॉलोनी छोड़ते हुए, तो वो 6:20 पे जाके आईएलआई भी पहुंच जाता है। मैंने स्टार्टिंग में जो बताया है, आईएलआई से एलएलएम करता रहता है अक्यूज़्ड। वो 6:20 पे पहुंच जाता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे कहता है कि मेरी एंट्री रिकॉर्ड करिए 6 PM की, लेकिन वो नहीं करता है। ओके। सो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये एविडेंस, ये बेसिकली फैक्ट्स हैं। ओके, ये फैक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। सो इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं रहता, और घर के अंदर में क्या हुआ, कोई आई विटनेस नहीं था टू गिव द एविडेंसेस। देयरफॉर द फैक्ट इन इशू हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ओनली। जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे कि फैक्ट इन इशू वो होता है जो एसेंशियल्स होते हैं जो राइट्स लायबिलिटी डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट, सारी चीज़ों को बताते हैं। वो बेसिकली इस केस में प्रूफ कैसे किया जा सकता है जब कोई ना आई विटनेस था, कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं था। सो ऐसे केसेस के लिए रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस या रेलिवेंट फैक्ट्स या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इस केस में भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, दैट इज the facts surrounding the main event, that is all the relevant facts surrounding the main event will be called the circumstantial evidence in this case, और वो important role play करते हैं। So इस केस को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे, सबसे पहला फैक्ट इन इशू की बात करेंगे। सबसे पहले फैक्ट इन इशू की बात करें। फैक्ट इन इशू क्या होगा, किल्ड। ओके। किल्ड, कॉजेशन ऑफ डेथ जो है विक्टिम का। सेकंड क्या होगा, इंटेंशन टू किल। ओके। थर्ड क्या होगा, एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन जो मैं सेक्सुअल जो मैं अभी आपको बता रहा था फैक्ट्स में कि सी वॉज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। विदाउट हर कंसेंट, ओके। ये चार चीज़ें। सो ये मर्डर का हो गया, ये फिर रेप का बेसिकली हो गया। ओके। नाउ पहले स्टेप कंप्लीट होती है फैक्ट इन इशू के साथ। सो फैक्ट इन इशू कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एनी डायरेक्ट एविडेंस और विटनेसेस। सो स्टेप 2 में हम देखेंगे, स्टेप 2 में हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करेंगे, एसटी। ओके। स्टेप 2 में हम सर्कमस्टांशियल की एविडेंस की बात करेंगे। सो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होंगे, द क्वेरल बिटवीन द टू, कि वो लाइक नहीं करती थी उसको, स्टॉक करता था, वो कंप्लेन की, फिर ये कंप्लेन किया, सो देयर वाज अ क्वेरल।
सो कंप्लेंट की, दिस इज़ ऑल्सो अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। बॉय ने कंप्लेंट किया, दिस इज़ ऑल्सो अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जो पुलिस ऑफिसर था वो देखा था अक्यूज्ड को उसकी उसकी कार को फॉलो करते हुए, ये प्रीवियस कंडक्ट था, ये भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस था। वो विक्टिम के हाउस के अराउंड में पाया गया 4:30 से 5:30 के बीच में, ये भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस था। ब्लड फाउंड अराउंड द बॉडी, पीसेज ऑफ वाइजर फाउंड, ये सारी चीज़ें। हीटर वायर उसके नेक के अराउंड लपेटा गया था, और 19 इंजरी ऑन हर बॉडी, ये सारी और पंच मार्क ऑन हेलमेट, फ्रैक्चर ऑन द हैंड ऑफ द अक्यूज्ड, द वाइजर बीइंग सीन इन द मॉर्निंग, और शाम को वो नहीं मिलता है। और वो इंजरी से रिलेटेड फॉल्स एविडेंस देता है कि मेरा वाइजर किसी एक्सीडेंट में टूटा था, लेकिन उसके वाइजर को मॉर्निंग में देखा जाता है। ओके, सो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आ जाता है सेक्शन 8 ऑफ IEA एंड सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में और क्या चीज़ें आ जाती है? थ्रेट, जो वो ILI के गार्ड को थ्रेट करता है कि तुम 6 बजे मेरी एंट्री डालो, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आ जाए। सब्सिक्वेंट कंडक्ट मतलब जो भी क्राइम करने के बाद सब्सिक्वेंटली एक 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 जो अक्यूज्ड है वो करता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद जो DNA रिपोर्ट है, ओके, सो ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है क्या, कि उसने रेप किया है, उसने मर्डर किया है, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ सो सेकंड स्टेप हो गया, और नाउ विल कम टू स्टेप 3। स्टेप थ्री स्टेप थ्री स्टेप थ्री स्टेप 3 में जो भी रेलिवेंट फैक्ट हैं उनको हम प्रूव करेंगे बाय ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, सो दिस वुड बी द स्टेप 3, और ऐसे करके हम केस को ड्यूली प्रूव करेंगे। ओके, सो स्टेप 3 होने के बाद क्या होगा? स्टेप 3 में क्या होगा? एविडेंस की क्या प्रूफ करना है, क्या वो अलाउ होगा कि नहीं वो एविडेंसेस देना। अगर वो फैक्ट्स ड्यूली प्रूफ हो जाते हैं सो उनके हिसाब से ही डिसीजन ले लिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जुडिशियल विजडम के बेसिस पे डिसीजन दे दिया जाएगा। ओके, सो अगर करंट केस में देखेंगे तो जब भी प्रोसिक्यूशन प्रपोज करेगा to prove certain evidences, it can be a oral evidence or a documentary evidence, the court has to examine whether these evidences are of relevant fact or fact in issue. Okay, as a matter of fact, it was found that all the proposed evidences were on relevant fact, and therefore the court allowed the proof of those evidences. This is called admissibility of evidence. So whenever the court admits the evidences to be proved, this is called admissibility of evidence. Thereafter, the prosecution proved various evidences one by one through the process of proving oral and documentary evidence as given under the Evidence Act. After all the evidences were proved, after all the evidences were proved, the court examined what relevant facts are duly proved. Now comes a step where, on the basis of all relevant facts which is duly proved, the court has to apply its judicial mind by taking into consideration the relevant facts which are duly proved. This is called admissibility of fact. Okay, so admissibility of evidence is a other concept. So evidences हमें देने के लिए अलाउ जब कोर्ट करता है तो उसको एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कहते हैं। जब वो फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड हो जाते हैं, जब एविडेंसेस के थ्रू वो फैक्ट्स ड्यूली प्रूव हो जाते हैं, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट बन जाता है। ओके, नाउ उसके बाद रेलिवेंट फैक्ट्स को टुगेदर रखते हुए और जजमेंट दे देता है कोर्ट। ओके, सो in this way I have shown how facts in issue and relevant facts, circumstantial evidence, all are used in reaching the judgment. Okay, एक चीज़ और जो इस केस में ध्यान देने की बात है, the DNA test report which establishes the sexual intercourse and also the presence of accused inside the house
which is relevant as the part of same transaction under section 4 of Bharatiya Sakshya Niyam, and also as the opportunity as opportunity under section 5 of Bharatiya Sakshya Niyam and section which was section 7 of Indian Evidence Act. The conduct of the accused in giving false explanation about the fracture on the hand, punch marks on the helmet and the visor, this is relevant as subsequent conduct under section 6 of Bharatiya Sakshya Niyam and section 8 of which was section 8 of Indian Evidence Act. Okay, so all these evidences which were duly proved were put together और चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस से कंप्लीट होता है और अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है ऐसे करके. ओके, so in every case there will be some core facts which will be called circumstantial evidence or some pivotal evidences or important evidences, and there will be many other facts which will revolve around the important evidences, pivotal facts, and will support the important facts or pivotal facts. Okay, these facts together are called corroborating facts. Okay, so so the facts which will support the pivotal facts and which revolves around the pivotal facts are called corroborating facts. So जब हम बोलते हैं these evidences as corroborating evidences, so ये कॉन्सेप्ट आप अभी समझ लीजिए. So कभी भी किसी भी केस में कोर फैक्ट होता है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस या पिवटल एविडेंस उसको हम कह सकते हैं, उनके अराउंड रिवॉल्व करने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस को कोरैबोरेटिव एविडेंस कहते हैं. ओके ओके, सो कोरैबोरेटिव फैक्ट्स उन फैक्ट्स को कहते हैं जो पिवटल फैक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है या उनको सपोर्ट करता है. ठीक, जब whenever it is found that all these corroborating facts are such as they fit into each other and complete the prosecution story, or to say the complete the chain of circumstantial evidence, then the accused will be convicted. So जो accused होगा उसके बाद convict किया जाएगा. So it has to be seen in the light of all the proved circumstantial evidence that only one inference is possible, that is the guilt of the accused, and no other inference is possible. Then the case is proved beyond reasonable doubt and the accused shall be convicted. Okay, so comment down कि अगर beyond reasonable doubt हम criminal cases में यूज़ करते हैं, तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिविल केसेस में हम कैसे प्रूव करते हैं. क्या हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसमें भी प्रूव करते हैं कि नहीं, यह आप प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें. ओके, सो ये जो केस के थ्रू हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये समझ लिया है कि हाँ कैसे हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, कोरैबोरेटिंग एविडेंस क्या हो सकते हैं, कब डिसीजन देना है, स्टेप्स क्या होंगे. पहले फैक्ट एंड इशू को देखेंगे, फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को देखेंगे उसके बेसिस पे, उसके बाद कुछ कोरैबोरेटिव एविडेंसेस होंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ड्यूली प्रूव हो जाएंगी. सो उस केस में हम फिर उसके बाद ड्यूली प्रूफ होने के बाद ही उससे रिलेटेड कोई भी उसके अक्यूज के गिल्ट के लिए कोई भी डिसीजन दिया जाएगा. ओके, सो दिस क्लास गिव्स यू द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की. नाउ हम एक एक रेलिवेंट फैक्ट्स या एक एक रेलिवेंसी को स्पेसिफिकली डील करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. अभी कोई भी कन्फ्यूज़न हो सो यू कैन कमेंट डाउन, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा उससे रिलेटेड. प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ and please do subscribe our channel. Thank you so much.